कार्यक्रमों को लेकर के चल रहे हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में अब तक 35 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में वापस आया है, जिनका हम लोगों ने अब तक स्किल मैपिंग की कार्रवाई संपन्न कर दी है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक आया है, लेकिन जिस व्यवस्थित तरीके से हम उनको लेके आए, मैं आभारी हूं भारत सरकार का, जिन्होंने हमें ट्रेन की सुविधा उपलब्ध करवाई। अन्य दूर दराज के क्षेत्रों से, राज्यों से उन्हें भारत यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में लाने में, और हम लोग आज सुबह तक 1657 ट्रेन हमें उपलब्ध हुई है भारत सरकार में, जिसके माध्यम से हम प्रदेश के अंदर कामगार और श्रमिकों को प्रदेश के अंदर वापस लाए हैं। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने प्रदेश में भी जो लोग कामगार और श्रमिक अन्य राज्यों में जाना चाहते थे, प्रदेश में काम कर रहे थे, उन्हें भी कुशलतापूर्वक प्रदेश से भेजने की कार्रवाई यहां से हमने संपन्न करवाई। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की हमारी 12,000 से अधिक बसेज और साथ साथ हर जनपद में 200 बसेज हम लोगों ने प्राइवेट जिलाधिकारी के डिस्पोजल पे अतिरिक्त अलग से उपलब्ध करवाई थी, जिनका उपयोग वे लोग वहां पर स्थानीय स्तर पर कर सकते थे। और इस कार्रवाई को हम लोगों ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। यानी ये कार्य एक व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ने के क्रम में प्रदेश सरकार ने यहाँ पर किए थे। और हम लोग जब भी कोई प्रदेश के अंदर कामगार और श्रमिक आया तो पहले हम उन्हें क्वारंटीन सेंटर में लेके गए। 15 लाख लोगों के लिए हमारे पास क्वारंटीन की क्षमता के प्रदेश के अंदर क्वारंटीन सेंटर उपलब्ध थे। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर उनके रहने खाने की व्यवस्था, फिर यहाँ पर उनको मेडिकल स्क्रीनिंग करके राशन का किट देकर के 15 दिन का राशन देकर के उनको घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था, घर में रख करके उस दौरान मेडिकल स्क्रीनिंग उनकी निरंतर होती रहती है। और जिसमें भी जो भी सस्पेक्टेड होता है उन्हें तत्काल हम क्वारंटीन सेंटर में वापस लेके आते हैं, फिर उनका सैंपलिंग कराते हैं। सैंपलिंग करा करके अगर वह पॉजिटिव आ गया तो उन्हें कोविड हॉस्पिटल में उनके उपचार की व्यवस्था की जाती है। ये पूरी प्रक्रिया में सारा कार्य राज्य सरकार, केंद्र सरकार की मदद से उनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। और इसको हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और ये निरंतर हमारी प्रक्रिया का एक हिस्सा बना, जिसके माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर क्वारंटीन सेंटर के दौरान ही हमने उनकी स्किल मैपिंग भी की कि जितने भी हमारे कामगार और श्रमिक आ रहे हैं, आखिर इनमें कितने स्किल हैं, कितने अनस्किल हैं। जो स्किल हैं, इनके पास किस प्रकार का स्किल है, किस प्रकार का कार्य इन्हें दिया जा सकता है। और जो भी होम क्वारंटीन के बाहर आ रहे हैं, उन्हें उनकी स्किल के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर हम लोगों ने प्रारंभ की है। पूरे प्रदेश के अंदर यह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने, हमारी कैबिनेट ने आज प्रदेश में जो हम लोगों ने घोषणा की थी, कामगार एवं श्रमिक सेवायोजन और रोजगार आयोग का गठन, आज हम लोगों ने कैबिनेट से भी उसको अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर पहली बार सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला एक आयोग आज से फंक्शनल हो चुका है। और इसके फंक्शनल होने के साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार सेवायोजन और उन्हें स्वतः रोजगार को उपलब्ध कराने की कार्रवाई के साथ हम यहाँ के निवासी या प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सेवायोजन और रोजगार के साथ या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के एक बड़े अभियान को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई, मुझे लगता है कि अभी और आगे बढ़कर के सभी लोगों को उसमें सहयोग दिए जाने की आवश्यकता है। और मेरा ये मानना है कि ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, लेकिन जब तक कोई इसका निश्चित सॉल्यूशन नहीं निकलता है, कोई ये चाहे वैक्सीन या दवा जब तक नहीं बनती है, तब तक हम लोगों को इस लड़ाई को लड़ने के लिए कहीं न कहीं सावधानी के साथ साथ सतर्कता और
जो भी 2 गज की दूरी आदि के नियम बनाए गए हैं, इसका पालन हमें हर हाल में करना ही होगा। महत्वपूर्ण ये है कि वह कोई भी सेक्टर हो, सावधानी और सतर्कता बहुत आवश्यक है। देखिए, थोड़ी सी असावधानी बड़े संक्रमण का कारण बन सकता है। देखिए, अब तक जितने भी वायरस आए उनके खिलाफ कम और बड़ी लड़ाई लड़ी जाती रही है, और कम और बड़ी लड़ाई लड़ने में चाहे वह डेंगू रहा हो, कालाजार हो, इंसेफ्लाइटिस हो, स्वाइन फ्लू हो, इतना संक्रमण नहीं था उनमें। आज भी डेंगू आता है, एक निश्चित समय के बाद फिर स्वतः अपना आप समाप्त हो जाता है। सावधानी जरूर बरतनी पड़ती है। लेकिन यहां पे जो कोरोना वायरस है, इसका जो संक्रमण है, यह संक्रमण इस हद तक का संक्रमण है कि संक्रमण के कारण व्यापक पैमाने पर जो संक्रमण फैल रहा है, यद्यपि अगर आप डेथ रेट देखेंगे तो डेंगू से कम कोरोना का है, लेकिन उस सब के बावजूद चूंकि ये संक्रामक है और इसके कारण हो, उसके बाद जो सावधानी है, जिन लोगों को इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, बुजुर्ग हैं, कई बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, कमजोर लोग हैं, 10 वर्ष से कम के बच्चे हैं, इन सब के लिए खतरनाक हो सकता है। ये कुछ सावधानियां थी जिसको लेकर के हम लोगों को अवश्य सतर्कता बरतनी पड़ेगी, और इसीलिए हमारी सरकार ने कुछ इसके लिए कदम उठाए। खासतौर पर पहले जागरूकता के कार्यक्रम पहले चरण में चलाए गए, स्वच्छता का, सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम चलाए गए। स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की कार्रवाई के बाद हम लोगों ने प्रदेश के अंदर टेस्टिंग लैब स्थापित करने की कार्रवाई की। जब कोरोना का पहला पेशेंट उत्तर प्रदेश में आया था, तब हमारे पास कोई टेस्टिंग लैब नहीं थी। तब हम लोगों ने उस समय प्रदेश के अंदर जो भी लोग हमारे पास आए थे, तो उनका उपचार करने के लिए सफदरजंग दिल्ली का सहारा हम लोगों ने लिया था। और आज हमारे पास 33 लैब उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, 15,000 से अधिक टेस्टिंग हम लोग आज प्रतिदिन करने की क्षमता अपने पास रखते हैं। इसी प्रकार से जब हम लोग प्रदेश में पहली बार यहां उत्तर प्रदेश में कोरोना के पहला पॉजिटिव केस आया था, तब हमारे पास कोई भी आइसोलेशन का बेड नहीं था। यद्यपि आईसीयू थे, लेकिन हमने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नहीं बनाया था। आज हमारे पास 1,01,236 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में बेड मौजूद हैं। वह लेवल 1 में भी हैं, लेवल 2 में भी हैं, लेवल 3 में भी हैं। प्रदेश में जब कोरोना पॉजिटिव के केसेस आने प्रारंभ हुए थे, तो 1 महीने तक स्थिति ये थी कि हमारे पास 36 जनपद ऐसे थे जिनमें एक भी वेंटिलेटर नहीं था। आज हमारे 75 के 75 जनपदों में वेंटिलेटर की सुविधा है, ऑक्सीजन की सुविधा है, और हम लोगों ने लेवल 1 और लेवल 2 के हॉस्पिटल प्रदेश के सभी 75 जनपदों में बना दिए हैं। लेवल 3 के भी हमारे पास 25 हॉस्पिटल मौजूद हैं। लेकिन अभी भी हमारे सामने चैलेंज बना हुआ है, कोरोना चेन को तोड़ना, हर हाल में संक्रमण को रोकना। और एक तरफ कोरोना के संक्रमण को रोकना, तो दूसरी तरफ जो प्रदेश के निवासी या प्रवासी दोनों प्रकार के कामगार, श्रमिक, यूथ जो भी हैं, इन सभी लोगों को व्यवस्थित रोजगार और सेवा योजना के साथ जोड़ने की एक बड़ी कार्रवाई भी एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने है, और इस पर हम लोग एक साथ कार्य कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जब रोजगार और सेवा योजना की मैं बात करता हूं, तो जो सबसे बड़ा पैकेज इस समय पीएम पैकेज में मिला है, वह सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्यमियों की सहायता के लिए मिला है। और इसमें अपार संभावनाएं, कम पूंजी में ज्यादा रोजगार, कम पूंजी में सुरक्षित रोजगार और अधिक से अधिक लोगों को समायोजन करने की संभावना, ये सारी चीजें हैं। और मुझे हमें तो इस पूरी लड़ाई में देखने को मिला कि एमएसएमई सेक्टर ने हम लोगों को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया, कि वह हर एक स्तर पर लोगों को, नौजवानों को अपने यहाँ समायोजन करने, रोजगार देने और उसके माध्यम से फिर उनको
जो भविष्य के प्रति एक सुनहरा मंच उपलब्ध कराने के लिए एमएसएमई सेक्टर ने बहुत सकारात्मक सहयोग हमें उपलब्ध कराया। मुझे विश्वास है कि जो जिस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है, चाहे वह एमएसएमई सेक्टर का हो, स्ट्रीट वेंडर का हो, या फिर अन्य जितने भी इस प्रकार के कार्यक्रम आज भारत सरकार के पीएम पैकेज के माध्यम से चल रहे हैं, निश्चित ही इसके सार्थक परिणाम आएंगे और कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में न केवल सफलता प्राप्त होगी, अपितु हम लोग इसको एक अवसर के रूप में देखते हैं और इस अवसर का लाभ हम प्रदेश के नवनिर्माण में भी इसका लाभ लेने में सफल होंगे। मैं धन्यवाद दूंगा अमर उजाला परिवार को, जिन्होंने आज इस वेबिनार के माध्यम से प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए हमारे उद्यमी बंधुओं को और साथ ही साथ अमर उजाला परिवार से जुड़े हुए सभी जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, इन सभी के साथ एक संवाद बनाने का अवसर दिया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने के दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। नमस्ते जी। और हमें गर्व है कि आप जैसे एक मुख्यमंत्री इस देश के सबसे विशाल प्रदेश में हैं और जिन्होंने इतनी बड़ी मजबूती के साथ में सशक्त भारत के निर्माण में भूमिका निभा रहे हैं और कोरोना के संक्रमण काल में प्रदेश को आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। हमें गर्व है ये कहते हुए कि उत्तर प्रदेश में अभी तक 26 उत्पादों को जीआई का दर्जा मिल चुका है, जिसमें 23 उत्पाद हैंडीक्राफ्ट के हैं और ये पूरे देश में सर्वाधिक है किसी भी एक प्रदेश में। तो हमारा सिर्फ दो ही आग्रह आपसे है कि एक तो उत्तर प्रदेश में जीआई प्रोत्साहन नीति का उसको मंत्रिमंडल से पास करा के ताकि कानूनी जमा हो सके। हाँ जी। जीआई प्रोत्साहन नीति उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जीआई बोर्ड का गठन हो जाए, क्योंकि जीआई जो है यही लोकल से ग्लोबल जाएगा। कानूनी रूप से सिर्फ जीआई एक ऐसा उत्पाद है जिसको कानूनी रूप से हम कह रहे हैं कि ग्लोबल से लोकल से ग्लोबल होगा। लोकल के द्वारा जो जीआई बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश में, देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश होगा जहाँ पे जीआई बोर्ड का गठन होगा और राज्य पहला होगा जहाँ पे कि राष्ट्रीय जीआई पॉलिसी का आप ये मंत्रिमंडल से पास करा के उसको लागू कराइए। लाखों लोगों को जो प्रवासी भी लौट रहे हैं, जो स्थानीय लोग भी हैं, उनको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। यही आपसे आग्रह है। रजनीकांत जी, आपने बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और ये खासतौर पर हैंडीक्राफ्ट के बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। स्वाभाविक रूप से अगर अपने प्रोडक्ट को हम ब्रांडिंग करना चाहते हैं और दुनिया के मार्केट में छाना चाहते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है। और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इन्हीं सब बातों को लेकर के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी योजना को प्रदेश के अंदर एक तो लागू किया। दूसरा, हम लोगों ने अपने परंपरागत उत्पाद की क्वालिटी को देखने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ हमारा बेहतर संवाद है, उनके साथ हमारे एमओयू हैं और लगातार अलग अलग स्थानों पर उनकी सहायता हम लोग लेते हैं, जिससे अधिक से अधिक पैमाने पर यानी कौन सी आज की डिमांड क्या है, डिमांड और सप्लाई के गैप को हम दूर भी कर सकें और लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर सकें। कॉमन फैसिलिटी सेंटर
को इसी श्रेणी में आगे बढ़ाने की कार्रवाई हमारे स्तर पर की जा रही है। और आपने जो सुझाव दिए हैं वो सचमुच बहुत महत्वपूर्ण हैं और मेरा विश्वास है कि हम लोग प्रदेश के अंदर हैंडीक्राफ्ट के बौद्धिक संपदा अधिकार का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इसकी कीमत को पहचानना मैं मानता हूं ये आवश्यक है, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था तब भारत की प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय थी। आज 2016 में यह प्रति व्यक्ति आय भारत की जो नेशनल एवरेज था उसका 1/3 आकर के अटक गई थी। पिछले 3 वर्ष के दौरान जो प्रयास किए गए हैं उसका परिणाम है कि आज हम लोग भारत की प्रति व्यक्ति आय के लगभग 60% तक पहुंच चुके हैं। और हम आने वाले समय में, ये कोरोना संकट के कारण थोड़े बहुत हमारे सामने चैलेंज हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आगामी 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश की जो स्पीड है अगर ये बनी रहेगी तो हम नेशनल एवरेज के बराबर होंगे। एक दूसरा मेरा ये मानना है कि इसको हम एक गति तो देने में सफल होंगे ही। दूसरा, उत्तर प्रदेश को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो लोकल को वोकल और लोकल को ग्लोबल बनाने का कार्य, ये तभी होगा जब हम उसकी बौद्धिक संपदा के अधिकार को उसको दिलाएंगे। बौद्धिक संपदा का अधिकार दिलाने के साथ साथ हमें उसको क्वालिटी पर हमें फोकस करना पड़ेगा, उसकी मैपिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। और प्रदेश सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आप जैसे सुधीजनों का सहयोग लेकर के, और जहां पर भी आवश्यकता पड़ती है वहां पर हम इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें सफलता मिलेगी। नोएडा से विनोद कुमार जी को बोल रहा हूँ कि वो अपनी बात कहें। विनोद कुमार जी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर हैं और KIITC के पूर्व चेयरमैन हैं। विनोद कुमार जी। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। नमस्ते जी। सर, इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपकी लीडरशिप एनर्जेटिक और सकारात्मक जो रही है उसने हमें बड़ा हौसला दिया है और सभी उद्यमियों को। और मुझे बड़ी खुशी है कि नोएडा में मैं और मेरे कई साथी आज करीब 50 से 60% अपने लोगों को लेकर 50 से 60% की कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर भगवान ने चाहा 17 तो सितंबर तक हम करीब नॉर्मलसी की तरफ आने लगे। सर, मेरा सुझाव है हमारे श्रमिकों को लेकर, और जो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की नीति में, इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा क्षेत्र है जैसा आप जानते हैं सर, जिसमें जीरो ड्यूटी पर हमें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है चाइना जैसी कंट्री। मैंने एक फैक्ट्री चाइना में भी लगाई और मुझे उसका भी अनुभव। जो मेन डिफरेंस है हम दोनों के बीच में, चाइना और हमारे बीच में, मुझे लगता है वो है कि हम अपने श्रमिकों को 8 घंटे की नौकरी देते हैं अपनी फैक्ट्री में। उसके बाद बेचारे जो बाकी 16 घंटे हैं वो नोएडा जैसे ही किसी क्षेत्र में वो अच्छे घर में रह नहीं पाते, किसी एक स्लम कहने उसको, किसी जो गाँव आगे स्लम बन चुका है जहाँ बिजली ठीक नहीं है, सूरज ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं है, उसमें वो रहने लगता है और उसको कुछ ना कुछ बीमारी बेचारे को लगी रहती है। मेरा आपसे सुझाव सर ये है कि अगर हम किसी उद्यमी क्षेत्र में कोई एक पॉलिसी ले आए जिसमें कि वर्कर के हॉस्टल्स बन सके। मैं एज ए उद्यमी उसके पैसे देने को तैयार हूँ, किराया पर मंथ से दे दूँ, लेकिन कोई आदमी इसको सही उद्योग की तरह चलाए ताकि उनको 3 समय का अच्छा खाना मिल सके, सही जगह में रह सके। और उसमें जैसा चीन की ऐसा कि 8 घंटे की जगह अगर उनसे 12 घंटे काम कर सकते, उस 12 घंटे में हम 2 वक्त का खाना नहीं दे उनको, एक सिंगल ओवर टाइम पे काम करें, तो मेरा ये मानना है सर कि हम चीन का मुकाबला इससे कर पाए। और तीनों का फायदा है, उद्योगों का फायदा तो है, उद्योग का फायदा और सबसे प्रमुख श्रमिकों का फायदा। और इसमें सर जो अभी प्रवासी श्रमिक हम कहते हैं, न केवल बाहर के प्रदेश से, नोएडा में कोई भी नोएडा का श्रमिक नहीं है, सभी कोई मेरठ, बरेली, वाराणसी आए हुए, तो वो भी एक तरह से प्रवासी हो गए क्योंकि बहुत दूर से आए। तो उसमें अगर हम थोड़ा सा जोड़ करके काम करें तो बाहर से आए हुए श्रमिक है, इस दौरान अगर कुछ महीनों के लिए उनका PF, उनका शेयर अगर स्टेट दे दे, तो मुझे लगता है कि ये पलायन जो हो रहा है, बाहर वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ही लोग उनको यहाँ पर खूब सारा काम देता है। विनोद जी, आपने जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, देखिए उसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो प्रवासी कामगार और श्रमिक है
जो हमारा उद्योग में काम करने वाला प्रवासी श्रमिक है, इसको लेकर के, और दूसरा नोएडा और ग्रेटर नोएडा से जुड़ी हुई समस्या को लेकर के। देखिए, एक तो हम लोगों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा को या फिर जेवर में एक नए इलेक्ट्रॉनिक सिटी को निर्माण करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, और मेरा अनुमान है कि हम लोग तेजी के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। दूसरा, पीएम पैकेज में श्रमिकों के लिए और छात्रों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने अभी जो अपनी पॉलिसी घोषित की है, उसके तहत पहले उन्होंने इनके लिए व्यवस्था दी थी, जिसमें कोई भी निकाय, यानी हमारी अर्बन बॉडीज हैं या डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, ये लोग अपनी नई जमीन पर उनके लिए हॉस्टल या डॉर्मेट्री या वन रूम जो है, एक वन रूम की फैसिलिटी बनाने की व्यवस्था देने के लिए प्रावधान किया गया था। तो हम लोगों ने इसको प्राइवेट डेवलपर को भी इसके बारे में अपना प्रस्ताव में शामिल करवाया है, और साथ साथ उद्योगों के अंदर भी बहुत सारे उद्योग हैं, उनका 25 एकड़ में उद्योग है, लेकिन उपयोग वह अपना 20 एकड़ का कर रहे हैं, 5 एकड़ उनके पास सरप्लस है। उसमें अगर वह अपने कर्मचारियों के लिए हॉस्टल बनाना चाहते हैं, तो हम लोगों ने डेवलपमेंट अथॉरिटी से कहा कि आप उसको एफएआर में छूट दीजिए। भारत सरकार जीएसटी में छूट दे रही है, इनकम टैक्स में छूट दे रही है। तो एक बड़े पैमाने पर, देखिए, इस समय जो प्रवासी का जो कामगार और श्रमिकों ने बड़े पैमाने पर पलायन किया, उसके 2-3 कारण थे। एक, उनके लिए कोई एक इंटीग्रेटेड सेंटर नहीं था जहां पे उनको रखा जा सके। उद्योग क्यों बंद हो गए भाई? एक तो डिमांड के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या उनकी ये थी कि वह श्रमिकों को रखेंगे कहां। ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम था। इन्फेक्शन को रोकना है तो स्वाभाविक रूप से हमें हर प्रकार का लॉकडाउन करना था, तो लॉकडाउन के दौरान ये समस्याएं देखने को मिली, और इसको हम लोगों ने अपनी पॉलिसी का पार्ट बनाया है। और मेरा विश्वास है कि हम लोग, जो आपकी चिंता है, उस चिंता से भारत सरकार स्वतः ही पहले से ही चिंतित है, और भारत सरकार ने उसको अपनी पॉलिसी का पार्ट बनाया है। हम उसे ले रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि कोई निजी डेवलपर, कोई जो अर्बन बॉडी है, कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या फिर कोई इंडस्ट्रियल अथॉरिटी है, जो कोई भी इसमें रुचि लेना चाहता है, उनको इस प्रकार की सुविधा और वहां पर जो भी एफएआर में छूट देने का हो, या फिर अन्य जो भी शिथिलता उनके शर्तों के साथ बनाने की बात हो, तो उसको देने को वो सरकार पूरी तरह तैयार है, और उसके लिए उस प्रकार की पॉलिसी बना रही है। मेरा अनुमान है कि आने वाले समय में, देखिए, इससे हमारे 2 काम होने जा रहे हैं। एक तो हम हर कामगार और श्रमिक को एक सम्मानजनक जीवन जीने की व्यवस्था कर पाएंगे। दूसरा, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, इसमें जो लोगों को, किसी को फ्लाईओवर के नीचे रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, कोई पटरी पे सोने के लिए मजबूर होता है, तो उनके लिए जब एक शेल्टर हो जाएगा तो फिर वह सस्ता हो, उसके रेगुलेशन की व्यवस्था दी जा रही है, बेहतर व्यवस्था बनाई जा रही है। और मेरा मानना है कि सभी लोगों को उसमें आना चाहिए, आगे आकर के इसको बनाना चाहिए। निश्चित ही एक बड़ा कार्यक्रम है और उनके हितों के लिए है। और हमने प्रदेश में जो प्रवासी कामगार और श्रमिक और कामगारों के लिए जो आयोग गठित किया है, इस आयोग में उनके आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी का भी प्रावधान इसी बात को लेकर किया गया है। अमर उजाला, क्यों आवाज नहीं आ रही? फुटबॉल फार्मिंग के लिए पूरी दुनिया में सहारनपुर मशहूर है। वहां से आईआईटी सहारनपुर चैप्टर के अध्यक्ष और फुटबॉल कारोबारी रविंद्र गुलानी जी हैं। मैं रविंद्र गुलानी जी से कहूँगा कि अपनी बात कहें। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सर, मैं सहारनपुर से हूँ, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन का चैप्टर चेयरमैन हूँ, और सहारनपुर में वुडन हैंडीक्राफ्ट बिजनेस से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ पर एक सहारनपुर हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कंपनी का डायरेक्टर हूँ। अब का शादी रहनी
रविंद्र जी, आपने जो बात कही है, देखिए सहारनपुर अपने हैंडीक्राफ्ट कला के लिए विख्यात है और आज तो हम वेबिनार के साथ संवाद बना रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र ये कोरोना संकट दूर होते ही मुझे लगता है कुछ समय के बाद हम लोगों को एयर कनेक्टिविटी का आनंद लेने का भी अवसर प्राप्त होगा और हम लोगों ने सरसवा एयरपोर्ट को वहां पर कार्य की अपनी मंजूरी दे दी है। सारी औपचारिकताओं को आगे बढ़ा करके उस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इंडस्ट्री के फिक्स चार्ज को लेकर के हम लोगों ने उसको अभी तो डिफर किया है, आगे हम उस पर चर्चा कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास होगा कि इंडस्ट्रीज को लाभ देने की दिशा में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर अवश्य सरकार विचार करेगी। देखिए बहुत संभावनाएं हैं और उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की दृष्टि से जब हर जनपद की एक एक प्रोडक्ट को हम लोगों ने चयन किया तो सहारनपुर को हमने हैंडीक्राफ्ट के उसमें ही उसका चयन किया था और मुझे प्रसन्नता है कि आप लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सरकार भरपूर सहयोग करने को तैयार है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। ये थोड़ा अप डाउन होता रहता है, इससे जिंदगी नहीं बदला करती है। हमें धैर्य के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, मजबूती के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, नए मार्केट तलाशने पड़ेंगे और एक्सपोर्ट की संभावनाओं को जैसे ही मिलेगा सरकार उसमें भरपूर प्रोत्साहन देने को तैयार है। क्यों इनका बंद हो गया? कानपुर का प्रमुख कारोबार केंद्र है, कानपुर कारोबार का प्रमुख केंद्र है। वहाँ से सराफा स्नेह के अध्यक्ष हैं महेश जैन जी। महेश जैन जी मैं कहूँगा कि अपनी बात में उसका समय सीमा का जरूर ध्यान रखें। वीर सत्संग प्रणाम, बहुत अभिनंदन। नमस्ते जी। कोरोना के इतने बड़े भयंकर बीमारी में एक उदाहरण प्रस्तुत किया, अपना अदम्य साहस, दूरदर्शी किया कि जो हमारी क्षेत्र होनी चाहिए थी उससे बहुत कम। इसके लिए आपको बहुत बहुत हृदय से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बधाइयाँ पहले। अब सब समस्या जो है जो आप लोगों ने डिस्कस कर कि हमारे यूपी के बिहार के बहुत से मजदूर जो गुजरात और बॉम्बे में गए हुए थे व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए, वो इस परिस्थिति में वापस आए। अब हमारी ड्यूटी ये बनती है कि पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश में जो गुजरात से, महाराष्ट्र से जो कारीगर आए हैं, पर्टिकुलरली जो हमारी ज्वेलरी चांदियों को सोने की ज्वेलरी बनाने में एक्सपर्ट थे, वो वापस आए। हमारा ये ध्येय और हमारी ये सोच है कि हम उत्तर प्रदेश में जो एक बहुत बड़ा ज्वेलरी का गढ़ है, मैन्युफैक्चरिंग का है, कंजम्पशन का है, एक्सपोर्ट का है, उनको डेवलप करें और जो माइग्रेंट लेबर हमारे यहाँ वापस आ गए हैं करीब 3 लाख 4 तो बनाए तो भैया महेश जी, देखिए हमारे प्रदेश में 35 लाख से अधिक माइग्रेंट लेबर वापस आई हैं उत्तर प्रदेश में और हमने प्रत्येक जितने भी प्रवासी कामगार और श्रमिक आए हैं इन सब की मैपिंग करके, स्किल मैपिंग करके कौन क्या कार्य कर सकता, कितने स्किल हैं, कितने अनस्किल हैं, स्किल में क्या क्या कैटेगरी उनकी है, इन सब पर भी हम लोगों ने विचार करते हुए उसकी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इसको लेकर के युद्ध स्तर पर हम कार्य कर रहे हैं। देखिए उसमें कितने ऐसे लोग होंगे जो स्वतः रोजगार में विश्वास कर रहे हैं तो उनको बैंकों के साथ जोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को कार्य की आवश्यकता है तो उन्हें कहाँ पे वो कार्य कर सकते हैं। कुछ लोग एग्रीकल्चर और उसके एलाइड सेक्टर में काम करने के इच्छुक हैं, उनको वहाँ पर कार्य दिया जा रहा है। कुछ इंडस्ट्री में काम करने के इच्छुक हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ में, फिक्की के साथ में, लघु उद्योग भारती के साथ में और भी अन्य अलग अलग सेक्टर के साथ हमारे एमओयू हुए हैं। वहाँ पर डिमांड हो रही है, वहाँ पर उनको भेजा भी जा रहा है। तो कार्य की भी कमी नहीं है
और आज के दिन पर कामगार की भी कमी नहीं है। और मेरा विश्वास है कि इन सब के आपसी समन्वय से, संवाद से उत्तर प्रदेश में प्रवासी कामगार और श्रमिक, मैं शुरू दिन से इस बात को कह रहा था कि ये हमारे लिए एक उपलब्धि होगी और उत्तर प्रदेश के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। हम वह कार्य यहाँ पर आसानी से करने जा रहे हैं और वह कार्य हमारा युद्ध स्तर पर चल भी रहा है। मेरठ के स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के राकेश महाजन जी हैं। राकेश महाजन जी मीडियम ब्रांड के ओनर हैं। मैं राकेश महाजन से आग्रह करूंगा राकेश महाजन जी। राकेश महाजन, सर वीडियो स्टॉप हो रही है। कोई बात नहीं, आप बोलिए। अच्छा ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इनवाइट करा योगी जी के समक्ष रखा हमें। हम योगी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारी इंडस्ट्री का सर आपने अनाउंसमेंट किया था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स का वो अभी तक नहीं हुआ सर। दूसरा पहलू हमारा है सर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए अनाउंसमेंट हुआ है। एयरपोर्ट के लिए हुआ था, वो भी नहीं हुआ अभी तक। और स्पोर्ट्स को सर कंपलसरी चाहते हैं हम लोग कि स्कूल कॉलेज में स्पोर्ट्स को कंपलसरी एज सब्जेक्ट किया जाए। देखिए, हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का अपना कार्यक्रम प्रदेश में प्रारंभ किया है और राकेश जी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट 18-19 में 1,16,000 करोड़ रुपए का हुआ था। ये देश के अंदर रिकॉर्ड है। दूसरा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हम लोगों ने मेरठ में स्पोर्ट्स आइटम को मेरठ के लिए रखा और इसीलिए मेरठ के लिए हम लोगों ने एक अपने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए चयन भी किया है। जमीन की मांग मेरठ से की जा रही है कि जमीन उपलब्ध कराएं मेरठ, तो हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव आया नहीं है क्योंकि इधर पिछले 3 महीने से तो पूरा प्रशासन केवल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में और लोगों जरूरतमंदों की सहायता में पूरी ताकत लगाया हुआ है। मेरा अनुमान है कि स्पोर्ट्स आइटम के लिए जो ख्याति मेरठ की है, मैं वहां के सभी उद्यमियों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और मेरा विश्वास है कि मेरठ निश्चित ही इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आने के बाद इन संभावनाओं को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। आईआईए के चेयरमैन पंकज कुमार जी हमारे साथ। पंकज जी का आग्रह है कि 30 सेकंड में बिल्कुल अपनी बात कहिए। तेजी से बहुत समय बहुत जा रहा है, तेजी से समय सीमा सीमित करनी पड़ रही है मुझे। पंकज जी बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। नमस्ते जी। सर सभी लोगों ने बताया कि आपकी सरकार जब से इस राज्य का इस प्रदेश में आई है, लगातार आप अवस्करणीय कार्य कर रहे हैं। सभी चुनौतियों का सामना करते हुए अभूतपूर्व वैज्ञानिक निर्णय आप लेते हैं। कोविड के समय में भी आपने ऐसे निर्णय किए हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश का नाम सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में जाना जाने लगा है। सर इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ और आपको बहुत प्रणाम करता हूँ। आपका
भी बात करते हैं, आपकी बहुत सारी योजनाएं इतनी सफल है, उसके बारे में जिक्र करना चाहता था, लेकिन राजीव जी को बताया हमें बहुत सीमित है, मंत्री जी को आगे मीटिंग में भी जाना है। पंकज कुमार जी, आपने जो बातें रखी हैं, आप इस बात को जानते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने पिछले 3 वर्ष के दौरान एक अच्छी छलांग लगाने का प्रयास किया है और निवेश मित्र पोर्टल इसी की श्रृंखला में तैयार किया गया आज का निवेश यानी एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करता है और साप्ताहिक मॉनिटरिंग मैं स्वयं भी इसकी करता हूं। इसमें किसी भी उद्यमी को कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक दूसरा, हम लोगों ने अब उद्योग बंधु के स्थान पर इन्वेस्ट यूपी के नाम पर एक नई संस्था को, प्रभावी संस्था का गठन किया है। निवेश की दृष्टि से निवेश अनुकूल पॉलिसी और उद्यमियों से और निवेशकों से जुड़ी हुई समस्या का समयबद्ध निस्तारण हो सके, इसके लिए उस प्रकार का एक मैकेनिज्म यहाँ पर वर्तमान में तैयार है। और मुझे लगता है जो भी नया निवेशक आएगा या पुराना निवेशक है, वह कोरोना संकट से उभरने के साथ ही जब इसको स्वयं अनुभव करता हो उसको दिखाई देगा। हमने मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अधिक से अधिक निवेश आज की आवश्यकता है, लेकिन साथ साथ हम लोगों को अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी देना है। और मैं धन्यवाद दूंगा इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जैसी संस्थाओं को जिन्होंने इस संबंध में रुचि दिखाई है। मुजफ्फरनगर से राष्ट्रीय सचिव आईआईए के एसपी शर्मा जी हैं, मैं एसपी शर्मा जी से कहूंगा कि अपनी बात कहें। के बाद मेरे दो सवाल और होंगे। जी बहुत जल्दी करूंगा। सर नमस्कार। नमस्ते जी। धन्यवाद अमर उजाला और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को मेरा सादर प्रणाम। सर बहुत सारे पॉइंट बोल दिए, मैं केवल 2-3 पॉइंट ही अंदर बताऊंगा। सर जैसा कि हॉस्टल की बात अभी की थी, उसी के साथ में एक बात और जोड़नी चाहता हूँ सर। फ्लैटेड इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ पे बहुत जरूरी है गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि जमीनों पर रेट बढ़ रहे हैं और जमीन का विस्तार करने के लिए जो एसएमई क्षेत्र की इंडस्ट्री है उनके लिए फ्लैटेड इंडस्ट्री की आवश्यकता है। नंबर 2, सर यूपी सीधा बहुत पुराना औद्योगिक क्षेत्र है हमारे यहाँ।
शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने प्रदेश में 2 साइबर थाने अभी खोले हैं। उसमें से एक लखनऊ में है और एक गौतम बुद्ध नगर में ही है। और नए समय के अनुरूप हमारी पुलिस टेक्नोलॉजी से युक्त हो, ये 2 महत्वपूर्ण थाने तो इस वर्तमान में हैं ही। साथ साथ हम लोगों ने कुछ और चीजें प्रारंभ की हैं। हर रेंज स्तर पर एक फॉरेंसिक लैब की स्थापना और प्रदेश के अंदर एक पुलिस एंड फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। ये सारे कार्य पुलिस के आधुनिकीकरण और समय के अनुरूप हम जनता की सुरक्षा और हर प्रकार के अपराधों को प्रभावी नियंत्रण करने के लिए हम लोगों ने ये कदम उठाए हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि अभी तो हम लोगों ने ये कदम उठाए हैं प्रारंभिक तौर पर। इसके अलावा हम लोगों ने हर थाना क्षेत्र में, हर पुलिस अधीक्षक के स्तर पर, रेंज स्तर पर, जोन स्तर पर और स्टेट स्तर पर भी हम लोगों ने एक व्यवस्था दी है। और वो व्यवस्था है कि वह एक साइबर सेल गठित किया है, जहां पर साइबर क्राइम से जुड़े हुए हर अपराध का समाधान करने का एक मार्ग निकाला जा सके और उस पर प्रभावी अंकुश करने की कार्रवाई भी की जा सके। तो ये कार्रवाई हम लोगों ने की है। बोराडी जो आपका गौतम बुद्ध नगर का है, एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मिलन स्थल भी है। लॉजिस्टिक पार्क वहां पर बनाने की एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाई है। और मेरा ये मानना है कि इससे एक बहुत बड़े हब के रूप में ये क्षेत्र उभरेगा। और मैंने जो पहले कहा कि कामगार और श्रमिकों के लिए हम लोग एक बहुत बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, खास तौर पर उनके व्यवस्थित सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे वह उनके हॉस्टल का मामला हो, चाहे वह उनके सुरक्षा के लिए बीमा की कवरेज के मामले हो, इन सभी को सरकार बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। और निश्चित ही हम लोग इस कार्यक्रम को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके उनके हितों को संरक्षण दे करके प्रदेश के उद्योगों को प्रदेश के नवनिर्माण में और देश के नवनिर्माण में उनकी भूमिका को आगे बढ़ा सकेंगे। मैं एक साथ 2-3 सवाल करवा देना, फिर मंत्री जी उनके जवाब दे देंगे, उसके बाद समापन कर देंगे, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया। मैं मुरादाबाद चंडीगढ़ प्रेसिडेंट के जनरल सेक्रेटरी अवधेश अग्रवाल जी से बोलता हूँ कि जल्दी से 30 सेकंड में आपकी बात कहें। अवधेश अग्रवाल जी। अवधेश जी की आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, नमस्कार। नमस्ते जी। और मेरा सौभाग्य है कि मैं चौथी दफा आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। मुरादाबाद के विषय में आपको पूर्ण ज्ञान है, मुझसे ज्यादा ज्ञान आपको है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कहूँगा। हम वचनबद्ध हैं इस बात के लिए सरकार के साथ कि हम अपने कारोबार को 30 साल में इस कोरोना काल में भी मुरादाबाद से दुगना करेंगे और दुगने श्रमिकों को काम देंगे। इसलिए हम वचनबद्ध हैं और सरकार के साथ है पूरा। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, कि मुरादाबाद में आज तक कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है जिसकी मांग हम काफी समय से कर रहे हैं। अगर हमें इंडस्ट्रियल एरिया मिल जाए तो हम आर्टिजन्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, निर्यातकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले जाएंगे, एक ही स्थान पर उनको एनओसी मिल जाएगी। और आप जैसा जानते हैं कि हमारे जो कारीगर हैं, आर्टिजन्स हैं, वो शहर में घरों में अंदर काम करते हैं, जिससे पॉल्यूशन और टीबी की बीमारी बहुत ज्यादा हम लोगों के अंदर है, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। मेरा सुझाव है यूपीएसआईडीसी नोडल एजेंसी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और नगर निगम से बात करके इंडस्ट्रियल एरिया के लिए वो भूमि का अधिग्रहण करके आपको कोई चीज कर सकते हैं। या मात्र एक ऐसी जगह है जो कस्टम बाउंड्री है और केवल निर्यात के लिए है और उसको भी आज तक विकसित नहीं हो पाया है। ना वहाँ पर फायर स्टेशन है, ना वहाँ सड़कें हैं। और मैं ये चाहूंगा कि इस कोरोना काल में विशेष ध्यान चाहूंगा मुख्यमंत्री जी आपका कि वहाँ पर खोल दिया जाए, उसको ओपन कर दिया जाए, पेनल्टी जो है खत्म कर दी जाए और उनको ओपन करके कहा जाए कि आप अपना निर्माण करिए, बिजली कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। 2 साल का ट्रेनिंग दे दिया जाए कि जिसको प्लाट बेचना है, निर्यातक को प्लाट बेचे, निर्यातक लेकर उसको बनाए। और इससे मैं वादा करता हूँ आपसे कि 3 साल के अंदर हम 100% दुगना काम करके और दुगने कर्मचारियों को कार्य देकर दिखाएंगे। हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। हम यश और मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन
अवधि जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यूपीएसआईटीसी का पहले से ही औद्योगिक क्षेत्र मुरादाबाद में स्थित है और इसके अलावा हमारी सरकार ने अभी एक नई पॉलिसी तय की है निजी औद्योगिक पार्क के लिए भी। पहले यह 100 एकड़ 150 एकड़ का क्षेत्रफल हुआ करता था, अब हम लोगों ने इसकी सीमा को बहुत कम कर दिया है। मुझे लगता है कि मुरादाबाद जैसे शहरों में जिस प्रकार की संभावनाएं हैं, सरकार वहां पे हर प्रकार की सुविधा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। और मैं धन्यवाद दूंगा कि कोरोना संकट के दौरान भी आप लोगों ने जिस विश्वास के साथ काम किया है, चाहे वह एक्सपोर्ट के लिए, चाहे वह रोजगार देने के लिए, वो अभिनंदनीय है। मैं आप जैसे उन सभी उद्यमियों का जिन्होंने रुचि लेकर के इस संकट काल के दौरान भी पूरी धैर्य के साथ कार्य किया है और विकास में अपनी रुचि दिखाई है, और सचमुच बहुत अभिनंदनीय है। एक महत्वपूर्ण सेक्टर छूट रहा है। गहराई से रमनदीप जी हैं। रमनदीप जी से कहूंगा कि बात का ये लास्ट सवाल होगा। हाँ जी, इसके बाद हम हाँ बोलिए रमनदीप जी। मैंने मुख्यमंत्री जी को गरीबी कुछ फिर से नमन। नमस्ते जी। रमनदीप जी बोलिए, आप बात करिए। रमनदीप ऊपर आवाज नहीं आ रही। मैंने मुख्यमंत्री जी को पूरा नमन करें। महाराज जैसे कि वैश्विक महामारी के चलते सभी उद्योगों को आघात लगा है, रियल एस्टेट की उससे चिंता नहीं है और बहुत ही घोर मंदी से निकालने के लिए हमारा सिर्फ मांग का सृजन करना सबसे महत्वपूर्ण होगा। बजाय हम और चीजों की आपसे अनुरोध करें, हम मांग के सृजन की पूरी सबसे ज्यादा अपनी बात रखेंगे। महाराज जैसे आपको पता है, छोटे मकानों की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, परंतु लंबे समय से अफोर्डेबल हाउसिंग की नीति हमारे आवास विभाग से जारी नहीं हो पाई है। उसमें प्रधानमंत्री जो हमको आवास योजना के तहत जो घटक में TLSS मिलता है, जिसको अभी 1 वर्ष के लिए जिसकी समय वृद्धि भी करी गई है, 60 वर्ग मीटर के मकानों की बहुत आवश्यकता है। अगर अफोर्डेबल की नीति जारी हो जाएगी, समस्त शहरों से आपके आशीर्वाद से लोग काम करने के लिए आगे आएंगे, मांग बढ़ेगी और उस मांग से सारी चीजें दूर हो जाएंगी। तो जैसा कि महाराज बरेली से हूँ, जल्दी दूसरी बात कहता हूँ। बरेली में 20 वर्ष से एक फैक्ट्री, रबर फैक्ट्री की फतेहगंज तहसील में बंद पड़ी है, जिसका उपयोग भी औद्योगिक है और वो सरकार की भूमि है। लीज पे केवल रबर फैक्ट्री को दी गई थी। अगर वो फैक्ट्री नहीं चलाते हैं तो सरकार की भूमि है, 20 वर्ष से वो निष्प्रयोजन पड़ी हुई है। उसमें अगर आपका औद्योगिक विभाग थोड़ा सा ध्यान देके एक औद्योगिक पार्क बनवा देगा, पूरे बरेली मंडल को उससे बहुत ऊर्जा रोजगार मिलेगी और समस्त लेबर जो स्थानीय है और प्रवासी उसको भी काम मिलेगा। रमनदीप जी, आवास विभाग ने अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम को अपनी मंजूरी दे दी है और मैं चाहूंगा कि रियल एस्टेट के कारोबारियों को उस दिशा में आगे आना चाहिए। बहुत अच्छा पैसा हम उसमें दे रहे हैं। दूसरा, अभी जो श्रमिकों के लिए और छात्रों के लिए सस्ते आवास दिलाने के लिए भारत सरकार ने पैकेज घोषित किया है, बहुत अच्छी स्कीम आई है। अगर सभी लोग रियल एस्टेट के सभी कारोबारी उसमें रुचि ले लेंगे तो मुझे लगता है कि दोनों का हित होगा। रियल एस्टेट कारोबार को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरा, उद्यमी और श्रमिकों के साथ साथ छात्रों के लिए भी वह स्कीम है, तो लोग उससे भी लाभान्वित होंगे। सरकार इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। दूसरा, आपने औद्योगिक पार्क की स्थापना की बात कही है। हम लोग न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि हम लोगों ने तो निजी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क विकसित करने की अपनी एक नई योजना को अपनी सहमति दी है।
और बड़े बड़े पार्क के बजाय छोटे छोटे पार्क भी 20 एकड़ में, 25 एकड़ में, 30 एकड़ में लोग बना सकते हैं। सरकार उसमें अपना सहयोग दे रही है और जो भी उद्यमी उस क्षेत्र में आना चाहेगा हम लोग उसका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। सोशल साइट पे करीब 1000 के आसपास सवाल आ रहे हैं, जैसे इसका प्रमुख है कि लॉकडाउन खुलने से संक्रमण बढ़ेगा, उसके नियंत्रण के लिए क्या रणनीति बनाई गई है? सोशल साइट से सवाल है मुख्यमंत्री जी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं जो सवाल करने वाले महानुभाव हैं मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत जेन्युइन सवाल किया है। देखिए संक्रमण को बचाना पड़ेगा, हर एक स्तर पर कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना पड़ेगा और यह आवश्यक है कि घर के बाहर हम तभी निकलें जब आवश्यक हो, लेकिन घर के बाहर निकलें तो फेस कवर या मास्क जरूर लगाएं। दूसरा, ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे न हो, मास गैदरिंग से हम लोग बचें। तीसरा, सावधानी और सतर्कता कोरोना का सबसे बड़ा उपचार हो सकता है। मुझे लगता है कि इसके बारे में सरकार ने अपनी गाइडलाइन पहले से जारी की है कि बुजुर्ग हैं, कई बीमारियों से ग्रसित रोगी हैं, कमजोर लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आवश्यक नहीं तो घर के बाहर न निकलें, क्योंकि ये 5 जो कैटेगरी है अगर यह संक्रमित होती है और तो बड़ा जो है बाद में दिक्कत होती है। दूसरा, बीमारी होना बुराई नहीं, पाप नहीं, लेकिन बुराई को छुपाना पाप है, बुराई को छुपाना गलत है। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि कहीं भी कोई संक्रमित व्यक्ति है वह बीमारी को छुपाए ना, बल्कि बता दें। सरकार ने कोविड हॉस्पिटल की व्यवस्था की है, सारी सुविधाएं फ्री में वहां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे हम संक्रमण की चेन को हर हाल में तोड़ सकें, रोक सकें। और मुझे लगता है समाज को जागरूक करके हम इस कार्य को कर सकते हैं। एक एक व्यक्ति जब जुड़ेगा तब कोरोना परास्त होगा, कोरोना को तब हम समाप्त कर पाएंगे। लेकिन हर एक व्यक्ति संक्रमण को अगर छुपाने का प्रयास करेगा या फिर ऐसी हरकत करेगा जिससे संक्रमण को बढ़ावा मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें होंगी, संक्रमण और तेजी के साथ फैलेगा। धन्यवाद। मैं उन प्रतिनिधियों से खेल व्यक्त करता हूँ जिनको सवाल मैं नहीं पा रहा हूँ, उनके सवाल हम अलग से ले लेंगे और मुख्यमंत्री जी से उनके जवाब ले लेंगे। हमारे लगा मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने अपने बेहद व्यस्त और बहुमूल्य समय में से संवाद के लिए समय दिया और बहुत सारे सवाल हैं उनके बहुत उचित तरीके से उन्होंने जवाब दिए हैं। मैं उद्यमियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने संवाद में शामिल होकर आर्थिक संकट को दूर करने के लिए सकारात्मक बातचीत को दिशा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।